दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर का लाइव टेस्ट लेने वाले हैं। यह दोस्तों प्राथमिक स्तर का पेपर है। 1 से 5 के लिए पिछले साल का पेपर है। आप लोग इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिए और सभी प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। अपने पास एक कलम रखिए, एक कॉपी रखिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे। यहाँ पर मैं आपको हिंट दे दूंगा मैथ के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, और फिर जब आप सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आंसर यहाँ पर बताऊंगा। तो हर विषय को सॉल्व करना है अच्छे से आपको। उसके बाद यहाँ पर मैं आंसर बताऊंगा। पहले एक प्रश्न सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, फिर यहाँ पर मैं सही उत्तर बताते हुए आगे चलूंगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। यहाँ पर सभी विषयों को देखेंगे, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, जितने विषय यहाँ पर हैं सभी को देखेंगे। आप लोग पूरा 150 प्रश्न देखिए। 150 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है आप कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम में 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। कुल 2.5 घंटे में 150 प्रश्न आपको हल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बाल विकास के प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए कैसे प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। अभिकथन ए, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। क्या यह अभिकथन सही है या गलत है, आपको बताना है। कारण आर, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, आपको कमेंट करके बताना है। सबसे पहले आप अच्छे से प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। तो यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता की बात की जा रही है। जेंडर रूढ़िवादिता को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब अभिकथन जो लिखा गया है ये गलत है। बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, यह भी दोस्तों गलत है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए और आर दोनों गलत है। याद रखिएगा, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों तथा लड़कियों को खेलों तथा कला अलंकरण दोनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि जेंडर के आधार पर कार्य विभाजित करना। और बच्चे दोस्तों मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण नहीं करते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित अंतरों के कारण करते हैं। तो यहाँ पर दोनों गलत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। लेखन वैकल्य की विशेषता क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा लिखित कार्य में चुनौती। लेखन वैकल्य अथवा डिस्ग्राफिया क्या है, अधिगम संबंधी अक्षमता को संदर्भित करता है। तो यहां पर लिखित कार्य में चुनौती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय किससे बचना चाहिए। ऑप्शन आप सभी के सामने है, जल्दी से बताइए किससे बचना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। यह दोस्तों एक मस्तिष्क विकार है, इसे ध्यान रखिएगा, जो इस विकार से जूझ रहे छात्रों के ध्यान देने, बैठने, स्थिर रहने तथा व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीकों को प्रभावित करता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ, एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए।
जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं, कौन कौन? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में पियाजे ने बताया है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अभिकथन ए, 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण है, बच्चे 5-6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। इसमें क्या सही है क्या गलत है आपको यह बताना है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 से क्यों? क्योंकि बच्चे 5-6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो दोनों यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चे इस दुनिया में आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियत तय करते हैं। यहां पर बच्चे इस दुनिया में आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियत तय करते हैं, या बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं, या बच्चे इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अभिकथन ए, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। समावेशी कक्षाओं को पाठचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। आप लोग बताइए। तो यहाँ पर मानकीकरण रणनीतियों को अपनाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल ए सही है, आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए नेक्स्ट है, रचनावादी दृष्टिकोण से। ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। रचनावादी दृष्टिकोण से, याद रखिएगा, रचनावादी दृष्टिकोण से सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीखना वर्तमान स्तर का विस्तार और परिवर्तन है। नेक्स्ट है, गति संवेदी शिक्षार्थी किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? जल्दी से बताइए, किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? तो याद रखिएगा, गति संवेदी शिक्षार्थी करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, इसका कारण है अपरिवर्तनीयता। क्या है? अपरिवर्तनीयता। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए। लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण, गम्य इमारतें। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम और गम्य इमारतें। पृथक्करण ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? जल्दी से बताइए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो याद रखिएगा, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहला है संवेदी गामक अवस्था, जिसका समय जन्म से 2 वर्ष है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष इसका समय है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 7 से 11 है। और फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन ए, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। क्या यह सही है? तो यह गलत है दोस्तों, बाधा नहीं डालता है। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। क्या यह सही है? यह भी दोस्तों गलत है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक तार्किक गणितीय बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में गति संवेदी बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? जल्दी से बताइए, बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है बाहरी अभिप्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, जानकारी को रटना इसके बारे में नहीं है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कहलाई जाती है। कौन सी अवधि कहलाई जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाई जाती है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अभिकथन ए, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल गलत है। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो देखिए दोस्तों, यह भी आपका गलत हो जाएगा। एकाधिकारवादी वातावरण, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं? कमेंट करके बताइए, सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं? तो देखिए दोस्तों, स्वलीन क्रम विकार में, स्वलीन क्रम विकार में। यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। याद रखिएगा, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करने पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है, अभिकथन ए, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। कारण आर, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। क्या यह सही है?
आप लोग बताइए। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि, क्या तर्क दिया है जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, यह तर्क दिया है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। देखिए दोस्तों, बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देते हैं और असफलता को, ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं और असफलता को अपर्याप्त कोशिश। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। देखिए दोस्तों, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो कौन सा स्तर है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा चरण है। देखिए दोस्तों, पारंपरिक स्तर है या पारंपरिक चरण है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक नैतिकता में दो चरण होते हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं क्या दर्शाती हैं। ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ऐसी व्याख्याएं संकेत देती हैं कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 प्रश्न हो गया सीडीपी का। अब अगला विषय देखेंगे। सभी विषय आप लोग ध्यान से देखिए, लास्ट में स्कोर बताइए कि आपका कितना स्कोर सही होता है। अब यहाँ पर गणित के प्रश्नों को देखेंगे। इसके लिए आप अपने पास एक कलम कापी रखिए क्योंकि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं केवल हिंट दूंगा, आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है मैथ का, प्राथमिक स्तर के लिए दोस्तों मैथ सभी के लिए अनिवार्य है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 9 केजी में से 7 केजी 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर घटाना है 9 किलोग्राम में से 7 किलोग्राम और 7 ग्राम आपको घटाना है। जल्दी से आंसर बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 किलोग्राम है, यहाँ पर 7 किलोग्राम है। ऐसे ही आप घटा कर देख लीजिए, 9 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 किलोग्राम बचेगा। लेकिन अभी 7 ग्राम और घटा देना है इसमें, 7 ग्राम। अब देखिए ये किलोग्राम है, अब 7 ग्राम यहाँ पर बचा है। 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होता है। 2000 ग्राम में अगर 7 ग्राम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1993 ग्राम। ठीक है, लेकिन यहां पर किलोग्राम में बताना है आंसर,
तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे 1993 में, 1993 में 1000 से भाग कर देंगे तो ये आपका 1.993 किलोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन 1.993 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं, आसानी से इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 1.993 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है, निम्न है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हिंट दिया जा रहा है। पहले आप 6, 7, 4, 6, 7, 4 इसका क्या करेंगे, इसका आप लासा निकालेंगे। लासा से फिर विकल्प में भाग करके देखेंगे, जो पूरी तरह से कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो नहीं कटेगा, दशमलव में जाएगा, वो आपका आंसर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 तिहाई 6 ये कट गया, यहाँ पर 7 रहेगा, 2 दूनी 4 ये कट गया, अभी 2 से जाएगा, यहाँ पर 3 उतार देंगे, यहाँ पर 7 ऐसे लिखेंगे, 2 1 कम 2, इसके बाद 3 1 कम 3, फिर 7, फिर 1, फिर 7 बार जाएगा, 7 1 कम 7। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 तिहाई 12 से 84। अब ये 84 आया, कितना आया, 84 आया। ये क्या है, ये लासा है। अब इस 84 से भाग करके देखिए विकल्प में, जो पूरी तरह से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। 1008 पहले है, इसमें आप 84 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 84 से भाग करेंगे तो ये 12 बार जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1008। ठीक है, अन्य सभी में भाग करके आप चेक करके देखिए पूरी तरह से कटता है या नहीं। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल बताइए। तो 201 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए, राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, 201 का पूर्ववर्ती 200 हो जाएगा। पूर्ववर्ती का मतलब एक कम कर दीजिए और परवर्ती का मतलब एक बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर 200 हो गया। 4781 के परवर्ती, इसका परवर्ती क्या हो जाएगा, 4782 हो जाएगा, और कह रहा है दोनों गुणा कर दीजिए, तो गुणे 4782 कर देंगे। अब इसका गुणा करके आप लोग इसका आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा, 4782 गुणे 200। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग गुणा करके इसको चेक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक में से 2 मीटर गुणे 35 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए फट्टों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो फट्टों की संख्या कैसे आएगी, पहले लकड़ी के ब्लॉक का आयतन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें फट्टे के आयतन से भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लकड़ी के ब्लॉक का आयतन निकालेंगे। लकड़ी के ब्लॉक का आयतन कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से निकलेगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मतलब मोटाई यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से आप लकड़ी के ब्लॉक का आयतन पहले निकालिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 8 मीटर है तो 8 लिखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ से आपको निकालना है। तो 8 से मीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे 8 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बना लेंगे। तो 8 गुणे 100 सेंटीमीटर कर देंगे, फिर गुणे 70 सेंटीमीटर पहले से ही है, गुणे 40 सेंटीमीटर पहले से ही है। अब इसमें भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, इसमें हम भाग करेंगे ये जो आपका फट्टे का आयतन है जो यहाँ पर दिया गया है 2 मीटर, 2 मीटर में क्या करेंगे, पहले 2 जो है इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर बन जाएगा 200 सेंटीमीटर, फिर गुणे 35 सेंटीमीटर है इसको ऐसे ही रखेंगे, फिर 8 सेंटीमीटर है इसको ऐसे ही रखेंगे। अब भाग करके इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पर 100 से 100 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 35 दूनी 70 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद 2 से 40 20 ये कैंसिल हो जाएगा, 20 और 2 का गुणा कर देंगे, 20 दूनी 40, 40 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है, क्यों? क्यों आती है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, क्योंकि भाग की समस्याएं हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान ले। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी है। इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, प्रतिदिन 3 किलोमीटर और 725 मीटर चलती है राधा प्रतिदिन। तो पहले 3 दिन का यहाँ पर देखेंगे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, मतलब 3 दिन। तो इसके लिए 3 से गुणा कर देंगे। 3 किलोमीटर में और 725 मीटर में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 दिन की चली दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो गुणा करिए। 3 किलोमीटर में 3 से करेंगे गुणा, तो ये आपका 3 तिहाई 9 किलोमीटर हो जाएगा। और 725 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 2175 मीटर हो जाएगा। आगे देखिए, मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। तो 2 किलोमीटर और 9 मीटर में कितने से गुणा करेंगे? 2 से करेंगे, क्योंकि मंगलवार और बृहस्पतिवार 2 दिन चलती है। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 मीटर ये हो गया। अब देखिए, कुल दूरी आपको बताना है, तो कितना हो जाएगा? अभी ऊपर देखिए 9 किलोमीटर और 2175 मीटर है। 2175 मीटर का मतलब 2175 मीटर। 2000 मीटर का मतलब 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर जो इसमें निकल रहा है, बच रहा है अभी 2175 में, 2 किलोमीटर को अलग कर लेंगे, 9 में जोड़ देंगे, 9 2 11 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर 4 किलोमीटर है, तो इसको जोड़ देंगे, 11 + 4 15 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 175 मीटर बचा है और 18 मीटर ये बचा है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 193 हो जाएगा। कितना? 193 मीटर हो जाएगा। अब 15 किलोमीटर और 193 मीटर को जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर और 193 मीटर, मतलब 15.193 किलोमीटर इसको लिख सकते हैं। 15.193 किलोमीटर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा सत्य नहीं है। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा हो। यह भिन्न की अवधारणा के बारे में सही नहीं है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस अक्षर की 2 सममित रेखाएं हैं? ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए किस अक्षर की 2 सममित रेखाएं हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यच आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सममित रेखा वह रेखा होती है जो किसी आकृति को 2 बराबर भागों में बांटती है। और यहाँ पर यच की 2 सममित रेखाएं हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। 4/7 + 5/14 - 7/8 का मान क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 7 14 8 का, इसका कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा एलसीएम। 7 8 56 होता है। 8 का 4 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा। आगे प्लस है, प्लस लिखेंगे। 14 चौका 56 होता है, 4 बार जाएगा। 4 का 5 में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे। और 8 7 56 होता है, 7 बार जाएगा। 7 7 49 ऊपर हो जाएगा।
चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 32 है और ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 32 और 20 52 हो जाएगा। 52 माइनस 49/56। अब 52 में 49 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है, 3/56। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3/56 चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस की एक निश्चित लंबाई होती है, जल्दी से बताइए, किसकी एक निश्चित लंबाई होती है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, एक रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। रेखा वह भाग जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संख्या में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर आपको बताना है। जल्दी से सॉल्व करके इसका अंतर बताइए, आंसर बताइए। देखिए, इस संख्या में 5 का स्थानीय मान पहले निकालेंगे। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो क्या करेंगे, 5 गुणे 10,000 कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब देखिए, 7 का स्थानीय मान का अंतर निकालना है। इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर 7 है, तो क्या करेंगे, 7 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब इसका अंतर निकालना है, माइनस कर दीजिए इसमें, 50,000 में 70 माइनस कर देंगे तो ये आपका बचेगा 49,930। तो 49,930 आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा जाता है तो वह इसे 1005 लिखता है या लिखती है। यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, वर्गीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है, क्यों, क्यों बढ़ावा देती है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, क्योंकि यह एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से ऑप्शन देखिए और राइट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। ये सबसे कम उपयुक्त है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 3 में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया। फल का नाम, बच्चों की संख्या यहाँ पर दी गई है। सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न है, अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है, क्या यह सही है। तो इसको जल्दी से चेक करके देखिए, अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है या नहीं। यहाँ पर देखिए, अंगूर और यहाँ पर केला, इसका अंतर 16 नहीं है, तो यह सही नहीं है। आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दुगुनी है, या 10 बच्चे इस
तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़कर देखिए कितना होता है, बच्चों की संख्या कुल कितनी है तालिका में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 0 4 140, 140 है, लेकिन यहाँ पर 150 दिया गया है, अंतर 10 का है। तो 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर टाइलिंग हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को 4560 रुपये निकाले और उसी महीने में 20 तारीख को 2567 रुपये जमा करा दिए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3125 रुपये की धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यक्स मानेंगे। माना महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कुल धनराशि कितनी थी, यक्स रुपये थी। अब प्रश्न देखिए, 4 तारीख को 4560 रुपये निकाले तो यक्स में हम माइनस 4560 कर देंगे। उसी महीने में 20 तारीख को 2567 जमा करा दिए तो प्लस इसमें 2567 कर देंगे। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3125 रुपये की धनराशि है तो बराबर 3125 कर देंगे। ठीक है। अब पक्षांतर करिए, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 3125 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो माइनस 4560 है ये प्लस 4560 हो जाएगा और जो प्लस 2567 है ये माइनस 2567 हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो 3125 और 4560 जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लगभग 7685। इसमें अब माइनस करिए 2567, इसको माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5118। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न 12 14 17 13 8 14 21 में लुप्त दो संख्याएं क्रमशः हैं। तो यहाँ पर लुप्त संख्या आपको बताना है। इसके लिए आपको देखना है इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। 12 से 14 यहाँ पर हुआ है, कितना हुआ है, +2 हुआ है। इसके बाद 14 से 17 हुआ है, +3 हुआ है। ठीक है। फिर 17 से 13 हो गया तो इसमें -4 हो गया। फिर 13 से 8 हुआ तो -5 हो गया। फिर 8 से 14 हुआ तो +6 हो गया। फिर 14 से 21 हुआ तो +7 हो गया। अब 21 के आगे क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर क्रम सही चल रहा है, 2 3 4 5 6 7, आगे 8 9 चलेगा। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस में देखना है, पहली दो संख्याएं प्लस में हैं, +2 +3। फिर अगली दो संख्याएं माइनस में हो जाएंगी, -4 -5। फिर प्लस में हो जाएंगी, +6 +7। फिर आगे माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब आगे की संख्या 8 है और उसके आगे की 9 है। तो ये 8 और 9 क्या होगी, माइनस में कि प्लस में, ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगी, -8 और -9। तो 21 में क्या करेंगे, -8 पहले करेंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा और इसके बाद 13 में -9 करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। इसका मतलब 13 और 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 13 और 4 पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। जैस्मिन ने कहा, एक आयत में विपरीत भुजाओं के दो युग्म समानांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के दो युग्म समानांतर होते हैं और उसी प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज में भी, इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समानांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वैन हीले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है, आप लोग बताइए किस स्तर पर है। तो याद रखिएगा ये संबंधों की समझ स्तर पर है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो प्रश्न दिया गया है इससे स्पष्ट है कि जैस्मिन आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज तीनों में संबंध स्थापित कर रही है। तो यहां पर संबंधों की समझ आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है, भारतीय गणित से संबंधित नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, चरक संहिता ये भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। यह किससे संबंधित है आप लोग बताइए, यह चिकित्सा से संबंधित है, इसकी रचना चरक ने की थी। नेक्स्ट है,
अंकों 590286 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग आपको बताना है। चलिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। इसमें सबसे बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, 9 सबसे बड़ी है, फिर 8, फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 0। ठीक है, प्लस अब इसे सबसे छोटी बनाना है, तो सबसे छोटी तो क्या करेंगे, सबसे छोटी यहाँ पर क्या है, 2 है, 0 लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, 2 है फिर 0 लगाएंगे, 20 बन गया। इसके बाद क्या है, 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, ये सबसे छोटी हो गई। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़ करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया, एक कक्षा बराबर 28 विद्यार्थी। तो इस तरह से इसने हल किया है। निम्नलिखित में से विद्यार्थी का उपयोग की गई कलन विधि के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है। कलन विधि के लिए सबसे उपयुक्त यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कलन विधि में समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया गया है। किसका किया गया है, योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी 3 कैंडी जैसी 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4+5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है, आप लोग बताइए इसका क्या कारण है। देखिए दोस्तों, इसका कारण है शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, समबाहु, तो ये विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। एक बच्चे ने प्रश्न किया कि 1/2 + 1/3 बराबर 2/5, इस हल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, किस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए। आप लोग बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को गणितीय तर्क विचार की ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन केवल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी। नेक्स्ट है, 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग है। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। 31 से 60 के बीच की अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। 37 प्लस इसके बाद है 41, फिर प्लस 43 प्लस 47 प्लस 53 फिर 59, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इनका योग कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़ के बताइए। इनका योग 280 हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। मैथ का प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर है, ध्यान से देखते हुए चलिए सभी प्रश्नों को।
लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। पर्यावरण का प्रश्न है, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए होता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वह घास को आसानी से काट सकती है, और गाय के पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जिससे वह घास को आसानी से चबा सकती है। आज अब भारत में 10 AM समय है, आज ही में लगभग मध्याह्न है, कहाँ पर? तो देखिए दोस्तों, सिंगापुर में। यहाँ पर सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? यहाँ पर सबसे कम पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, ये सबसे कम दिखाई देगी। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? आप लोग बताइए कौन सा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उपाख्यानात्मक अभिलेख हो सकता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उपाख्यानात्मक अभिलेख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से EVS पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? आप लोग बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद अपने कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? आप लोग बताइए, सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए। क्या या कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने दर्ज नहीं होने चाहिए। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कथन एक है, अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। अनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है, यह भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है, अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन यहाँ पर दिया गया है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, यह भी आपका सही है। तो हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। दोनों यहाँ पर सही है। अभिकथन और कारण सही है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिकथन ए, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में
पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग जाते हैं आते हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए, 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। यह तो सही है, 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, सही है। 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी, यह सही है। तो देखिए दोस्तों, यह सही नहीं है। यहाँ पर ए सही है परंतु बी गलत है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे और कल्पना चावला भारतीय मूल की एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। इनका पहला अंतरिक्ष मिशन दोस्तों 1997 को अंतरिक्ष यात्री चालक दल के हिस्से के रूप में हुआ था और अपने पहले मिशन पर इन्होंने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में से 6.5 मिलियन मील से अधिक यात्रा की और अंतरिक्ष में 376 घंटे, लगभग 15 दिन और 16 घंटे बिताए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु बी गलत है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2003 में हुई थी। अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में अन्य चालक दल के सदस्यों के साथ इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर ए सही है परंतु बी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। सही मिलान इसमें कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, बिहू असम, ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? सबसे उपयुक्त रणनीति होगी परियोजना। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो। इसकी वजह है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। क्या है? समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। कथन ए, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 गौरवजानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है? आपको यह बताना है। थीम पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, आवास थीम पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए? सही उत्तर होगा 2 घंटे। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है, कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए। तो सबसे उपयुक्त होगा प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने, उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें और प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें।
तो यहाँ पर बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? ऑप्शन आपके सामने, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है एक रचनावादी कक्षा में। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? जल्दी से बताइए कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है। तो देखिए दोस्तों, टिन लिथियम सोडियम केवल तत्वों से बना है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन टिन लिथियम सोडियम। एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? औसत गति के बारे में पूछा गया है। तो कुल चली गई दूरी बटा कुल समय। तो कुल चली गई दूरी क्या है? 1776 है। इसमें क्या करेंगे? कुल समय से भाग करेंगे। तो कुल समय कितना हो रहा है आप लोग बताइए। देखिए, ट्रेन द्वारा नई दिल्ली से बेंगलुरु तक पहुंचने में, नई दिल्ली से बेंगलुरु तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 17 घंटे पर चली है और 17 घंटे पर 31 जनवरी को पहुंची है, 30 जनवरी को चली है। तो कितना समय हो जाएगा? ये आपका 24 घंटे हो जाएगा। तो 24 से इसमें भाग करेंगे, 24 से भाग करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? भाग करके देखिए, ये आपका आ जाएगा 74 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन, अभिकथन है पर्यावरण अध्ययन का पाठचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। क्या यह सही है? तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन का पाठचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो दोनों यहाँ पर सही है, अभिकथन और कारण सही है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या है। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 हु तू तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, चारों विकल्प पढ़िए और बताइए सही ऑप्शन क्या है। देखिए दोस्तों, सही होगा, वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। पहला तो आपका सही है, ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाएं। यह भी सही है, यह भी अर्थ निकलता है। हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंधे हैं और जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। यह भी आपका सही है। नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। ये गलत है। तो यहाँ पर ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, दो पक्षी, दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी हैं, कौन कौन है आप लोग बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शक्कर खोरा और दर्जन चिड़िया। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शक्कर खोरा और दर्जन चिड़िया ऐसे दो भारतीय पक्षी हैं जो कि वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उसकी विरासत का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन है, क्या है? सीखने के प्रतिफल है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताइए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए, जल्दी से पढ़िए ऑप्शन और बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। बिल्कुल सही है। इसके साथ में क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए उनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों को 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? यहाँ पर दोस्तों नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं हो सकता है? वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है, ये तो हो सकता है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित मिलता है, ये भी सही है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, यह भी सही है। वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पर इसमें से कोई भी नहीं होगा और इस पर कॉमन अंक सभी को दिया गया था, यहाँ पर सभी सही हैं। कौन सा नहीं है यह पूछा गया था, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। अभिकथन एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल सही है। इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें, ये भी आपका सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल सही है। पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर ए सही है, आर गलत हो जाएगा। जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं और पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव अनवीकरणीय होता है, और यहाँ पर नवीकरणीय लिखा गया है जो कि गलत है। अब यहाँ पर हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ करके, गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। मानसिक जगत में परिवर्तन कैसे आया? जब मानव ने मन के विकास के लिए भौतिक और मानसिक दुनिया की खामियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो मानसिक परिवर्तन होने लगे। यही लड़ाई अब भी जारी है और आगे भी रहेगी। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को ज्ञान का योग कहा जा सकता है। यह भी पूर्ण महत्व का नहीं, सापेक्ष महत्व का ही था। क्या मनुष्य ने अपनी अंतर्निहित खामियों के खिलाफ लड़ाई में किसी बड़ी ताकत की मदद ली? हाँ, उन शुरुआती दिनों में लोगों ने देखा कि भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया में अधिक खामियां थी। गहन विश्लेषण के बाद मनुष्यों ने निष्कर्ष निकाला कि यदि वे अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें ब्रह्मांडी ऊर्जा में विलीन कर सकते हैं, तो वे उस ब्रह्मांडी ऊर्जा की सहायता से अपनी खामियों को दूर करने में सक्षम होंगे और पोषित लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। चलिए यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। भौतिक में मूल शब्द सह प्रत्यय है। देखिए यहाँ पर पैसेज पर आधारित प्रश्न नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले प्रश्न देखना चाहिए, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो पैसेज पर आधारित नहीं होते हैं। तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर जो पैसेज पर आधारित होगा उसको प्रश्न में देखिए पहले, फिर उसका पैसेज, उसका गद्यांश देखिए, तब आपको आंसर उसका मिलेगा और समय इसमें आपका बचेगा। भौतिक में मूल शब्द सह प्रत्यय पूछा गया है, तो भूत और एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भौतिक में मूल शब्द क्या है, भूत है, एक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को किसकी जरूरत है, तो अपनी कमियों को दूर करने की जरूरत है गद्यांश के अनुसार। ब्रह्मांडी ऊर्जा का अर्थ क्या है, यहाँ पर पूछा गया है, इसका अर्थ है ब्रह्मांड की ऊर्जा। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मांडी ऊर्जा का अर्थ ब्रह्मांड की ऊर्जा है। खामिया शब्द क्या है,
आप लोग बताइए कमेंट करके, खामिया शब्द क्या है? या दोस्तों आगत शब्द है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है आपको यह बताना है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, समायोजित ये समानार्थी नहीं है अंतर्निहित का। समाहित, सन्निहित, समाविष्ट है। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को क्या कहा गया है? आप लोग बताइए क्या कहा गया है? ज्ञान योग कहा गया है। ठीक है। आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आप लोग बताइए आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोस्तों, भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक दुनिया से तात्पर्य क्या है? जल्दी से बताइए, मानसिक दुनिया से तात्पर्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, काल्पनिक दुनिया से। मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कविता दी गई है, इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है। जीवन अर्पण के लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। कविता के भावानुसार जीवन में सदा रहते हैं, क्या रहते हैं? सुख दुख रहते हैं। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चाहे कितनी भी दुख आए, कितने भी दुख आए, मनुष्य को क्या करना चाहिए? कार्य करते रहना चाहिए। समूह से भिन्न शब्द है, आप लोग बताइए समूह से भिन्न कौन सा है? देखिए दोस्तों, भिन्न भिन्न शब्द ये क्या है? समूह से भिन्न है। आशा निराशा, पाना खोना, हंसना रोना, ये सब क्या है? विपरीतार्थक शब्द हैं एक दूसरे के। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण कौन सा नहीं है? उचित उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, कभी सोना कभी रोना ये उचित उदाहरण नहीं है। आठों याम से तात्पर्य पूछा गया है, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आठ प्रहर। जीवन कैसा है? जल्दी से बताइए। आशा निराशा से घिरा है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्यूमिन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है? देखिए दोस्तों, प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्यूमिन की परिकल्पना के अनुसार प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है? आप लोग जल्दी से बताइए, कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है? तो देखिए दोस्तों, भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है, यह आपका सही है, पहला ऑप्शन। वीरा 7 माह की शिशु है, 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाजें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित हैं, वह किस रूप में संप्रेषित कर रही है? तो देखिए दोस्तों, बबलाना यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बबलाना। देखिए दोस्तों, 6 से 10 महीने के बीच का शिशु बड़बड़ाना या फिर बबलाना शुरू कर देता है। मतलब माँ के द्वारा शिशु को माँ, दा या फिर दी जैसे शब्दों को रटाया जाता है और शिशु बाद में उन्हीं शब्दों को दोहराता है। और 7 माह की वीरा बबलाना रूप में संप्रेषित कर रही है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्कसंगत नहीं ठहराता? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं ठहराता यहाँ पर पूछा गया, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादक शब्द संपदा है, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? देखिए दोस्तों, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं, यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, यह सामाजिक भाषिक चर है। क्या है? सामाजिक भाषिक चर है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करिए। यहाँ पर गलत आपको बताना है, आप लोग बताइए कौन सा गलत है?
स्किमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। ये गलत है, ये उल्टा बताया गया है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं, इसकी व्याख्या नहीं की गई है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर नहीं पूछा गया है फिर से। तो देखिए दोस्तों, द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना, यह सही नहीं है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा खोजबीन परख। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा खोजबीन परख। नेक्स्ट है, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभवजनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे, यह किसका उदाहरण है। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान। यहाँ पर अधिसंज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रेसन की परिकल्पना में से कौन सा वाइगोस्की के जेडपीडी के समान है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा निवेश परिकल्पना। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, ये समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद है, नहीं है। नहीं यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर इंग्लिश के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में सबसे पहले आपको प्रश्नों को देखना है, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो पैसेज पर आधारित नहीं होते हैं और आप उन्हें जल्दी से सॉल्व कर लेंगे तो आपका टाइम बचेगा। पैसेज पूरा पढ़ेंगे फिर प्रश्न देखेंगे तो इससे ज़्यादा समय लगता है। पहले प्रश्न देखिए, उसके बाद पैसेज देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पैसेज पढ़ लीजिए, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार सरसरी निगाह से पैसेज को, उसके बाद सीधे प्रश्न को देखते हैं। जल्दी से आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि पहले प्रश्न देखना है, उसके बाद यदि प्रश्न पैसेज पर आधारित है तो पैसेज में उसका आंसर ढूंढिए, इससे आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सरसरी निगाह से आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद सीधे प्रश्न को देखते हैं। चलिए, यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है ऊपर आप लोग पढ़ते रहिए। यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज द अंडरलाइन एक्सप्रेशन द बॉयज आर प्रोन टू मीन। व्हाट डज द मतलब इसका, द बॉयज आर प्रोन टू मीन, इसका मतलब आपको बताना है, जो अंडरलाइन यहाँ पर किया गया है। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो अंडरलाइंड एक्सप्रेशन है द बॉयज आर प्रोन टू, इसका अर्थ है लाइकली टू हैव या गेट। क्या है, लाइकली टू हैव या गेट, अर्थात होने की संभावना, होने की संभावना। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू कॉन्स्ट्रेंड
इसका नियरेस्ट मीनिंग पूछा गया है कॉन्स्टेंट का। देखिए दोनों प्रश्न यहाँ पर अलग हैं पैसेज से, तो इससे आपका टाइम बचेगा। जो पैसेज पर आधारित प्रश्न रहेगा वही आपको ढूंढना है। इसके लिए आपको पहले प्रश्न देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉन्फिड। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कॉन्स्टेंट का अर्थ है विवश या लाचार, इसका नियरेस्ट मीनिंग कॉन्फिड होगा। ठीक है। व्हाट कल्चरल शो वाज बीइंग हेल्ड इन द टाउन, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, पैसेज के अनुसार टाउन में एक क्लासिकल म्यूजिक रेसिटल कल्चरल शो हो रहा था, तो यहाँ पर एक क्लासिकल म्यूजिक रेसिटल राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन हैड थस सक्सीडेड, यहाँ पर कौन सा टेंस होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। व्हाट वाज द ताऊजी ड्यूटी एज ए फैमिली पैट्रियार्क, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, पैसेज के अनुसार फैमिली पैट्रियार्क के रूप में ताऊ जी की ड्यूटी यंगस्टर की एक्टिविटीज पर स्ट्रिक्ट वॉच रखना था। पैसेज के अनुसार जब पैसेज आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर टू कीप ए स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द यंगस्टर्स एक्टिविटीज आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाउ डिड ताई जी मैनेज टू गेट कंसेशंस फॉर द गर्ल्स, आप लोग बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पैसेज के अनुसार यहाँ पर ताई जी एक इनडायरेक्ट अप्रोच अपनाकर गर्ल्स के लिए कंसेशंस पाने में कामयाब रही थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाई एडॉप्टिंग एन इनडायरेक्ट अप्रोच, यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाई नेचर एंड बिलीव्स ताऊ जी कैन बी डिस्क्राइब्ड एस ए एन, आगे राइट आंसर क्या होगा। पैसेज के अनुसार ताऊ जी स्वभाव और विश्वास से एक कंजर्वेटिव व्यक्ति हो सकते हैं, तो कंजर्वेटिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, ताई जी वाज रिलेटिवली लिबरल इन हर अप्रोच, लता एंड मालती कुड नॉट ऑब्टेन टिकट्स फॉर द रेसिटल, तो यहाँ पर कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, पैसेज के अनुसार ताई जी अपनी अप्रोच में रिलेटिवली लिबरल थी, तो यहाँ पर पहला तो आपका सही है। लता और मालती को रेसिटल के टिकट मिल गए थे, जबकि यहाँ पर नहीं कह रहा है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ट्रू है बट बी फॉल्स है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पैसेज आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर पैसेज नहीं पढ़ेंगे, सीधे प्रश्नों को देखेंगे। एक बार आप लोग इसे देख लीजिए, आप रीडिंग कर सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए इसको। इसके बाद सीधे प्रश्नों को देखेंगे। एग्जाम में आपको सीधे प्रश्नों को ही देखना है पहले, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। जो प्रश्न पैसेज पर आधारित पूछा जाएगा वही आपको पैसेज में ढूंढना है, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो पैसेज आप लोग देख लीजिए। द व्हाइट डोम फाइनली टर्न्ड आउट टू बी, यहाँ पर पैसेज के आधार पर राइट आंसर क्या होगा। पैसेज के आधार पर, पैसेज के अनुसार व्हाइट डोम आखिरकार मिरेकुलस बर्ड का एक मैसिव एग निकला था पैसेज के अनुसार, तो यहाँ पर ये मैसिव एग आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब पैसेज पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये पैसेज पर पूछा गया था। द नरेटर लेफ्ट बगदाद बिकॉज, द नरेटर लेफ्ट बगदाद बिकॉज, देखिए दोस्तों, यहाँ पर पैसेज के अनुसार नरेटर ने बगदाद छोड़ा क्योंकि वह लेजी लाइफ जीना नहीं चाहता था, तो यहाँ पर ही डिड नॉट वांट टू लाइव ए लेजी लाइफ, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पैसेज के आधार पर। ये दोनों प्रश्न पैसेज पर आधारित थे। व्हाट डिड द नरेटर डू आफ्टर रीचिंग द आइसलैंड, तो देखिए दोस्तों, पैसेज के अनुसार आइसलैंड पहुंचने के बाद नरेटर भरपेट भोजन करने बैठ गया था, तो यहाँ पर ही सैट डाउन फॉर ए फिलिंग मील, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पैसेज
पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। आफ्टर रियलाइजिंग दैट द शिप हैड लेफ्ट द नरेटर, पैसेज के अनुसार यह रियलाइज होने के बाद कि शिप जा चुका है, नरेटर को शॉक लगा था। तो यहाँ पर वाज शॉक्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन ड्रू, आई ड्रू नियर टू इट। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, वाक्य में दिए गए अंडरलाइंड वर्ड ड्रू में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सिंपल पास्ट टेंस में है। किसमें है? सिंपल पास्ट टेंस में है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द एक्सप्रेशन टू डाई विथ ग्रीफ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, एक्सप्रेशन में दिए गए अंडरलाइंड वर्ड विथ में प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या है? प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ ए प्रोडिजियस हाइट एंड एक्सटेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, अंडरलाइंड वर्ड प्रोडिजियस का अर्थ है विलक्षण, बहुत बड़ा। तो इसका नियरेस्ट मीनिंग वर्ड होगा लार्ज। क्या होगा? लार्ज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर्स इन चिल्ड्रंस लिटरेचर। ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अट्रैक्टिव पिक्चर्स, एनिमल्स, कैरेक्टर्स, बिग फॉन्ट साइज एंड फैमिलियर वर्ड्स, ये सभी बच्चों के लिटरेचर के डिजायरेबल फीचर्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्लिसिट मोरल वैल्यूज है, ये चिल्ड्रन के लिटरेचर में ऐड करना डिजायरेबल नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स इज नोन एज। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स को जाना जाता है लैंग्वेज यूज्ड फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन। यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स को क्लास में मॉनिटर्स बनाना एक इंक्लूसिव क्लासरूम को क्रिएट करने में हेल्प नहीं करता है। तो यहाँ पर हैविंग सम स्टूडेंट्स एज मॉनिटर्स इन द क्लास, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मॉनिटर हाइपोथेसिस गिवन बाय स्टीफन क्रैसन। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, स्टीफन क्रैसन द्वारा दी गई मॉनिटर हाइपोथेसिस का उद्देश्य प्रभावी रूप से सेकंड लैंग्वेज सीखने में छात्रों की हेल्प करना है। या दोस्तों, एक्विजिशन तथा लर्निंग के मध्य रिलेशनशिप पर आधारित होता है। इसमें लर्नर्स केवल मॉनिटर कर सकते हैं यदि उनके पास एनफ टाइम और रूल्स की एनफ नॉलेज है। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। व्हाट इज एक्वायर्ड हेल्प्स इन मॉनिटरिंग व्हाट इज लर्नड। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए टीचर टीचिंग इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज टू हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स प्रोवाइड्स देम कॉन्टेक्स्ट एंड अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन लिटिल conversations in English without telling them explicit rules. She presents examples before them which they use in their conversations. Gradually, they come up with rules on their own with the help of the teacher. Which model approach do you think the teacher is following? टीचर कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहा है या कौन सा मॉडल अपना रहा है, आपको ये बताना है। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें दी गई एक्टिविटी में टीचर लैंग्वेज लर्निंग की कम्युनिकेटिव अप्रोच को फॉलो कर रही है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट
help in the textual comprehension and vocabulary development. टेक्सुअल कॉम्प्रिहेंशन तथा वोकेबुलरी डेवलपमेंट में अल्फ़ाबेट चार्ट्स कोई हेल्प नहीं करेंगे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट चार्ट्स केवल अल्फ़ाबेट्स लर्न करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट चार्ट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच जेनर ऑफ स्टोरीज आर द मोस्ट रिलेवेंट टू प्रोपोगेट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म। देखिए दोस्तों, मल्टीलिंगुअलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए स्टोरीज की फोक टेल शैली मोस्ट रिलेवेंट है। तो फोक टेल शैली आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। आप लोग बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा मोर फोकस ऑन फॉर्म देन फंक्शन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिकेटिव अप्रोच या फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एक टीचिंग अप्रोच है जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए रियल कम्युनिकेशन पर बल देती है। यहाँ पर मोर फोकस ऑन फॉर्म देन फंक्शन कम्युनिकेटिव अप्रोच का एक फीचर नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन ए बिगनर रीडर्स यूजेज हिज हर जनरल नॉलेज अबाउट द टेक्स्ट थीम कल्चरल एस्पेक्ट्स etc टू मेक सेंस ऑफ द स्पेसिफिक टेक्सुअल कंटेंट इट इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब एक बिगिनर रीडर स्पेसिफिक टेक्सुअल कंटेंट को समझने के लिए टेक्स्ट थीम कल्चरल एस्पेक्ट्स आदि के विषय में अपनी जनरल नॉलेज यूज करता है, तो यह टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है। क्या कहलाती है। टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द टू मेजर टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, असेसमेंट के दो मुख्य प्रकार हैं, समेटिव असेसमेंट तथा फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने के दौरान कंटिन्यूअसली चलता रहता है, परंतु समेटिव असेसमेंट शिक्षण अवधि के अंत में होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट गोज ऑन कंटिन्यूअसली थ्रू द लर्निंग फेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। Errors analysis is important in order to look at the gaps in learning because लर्निंग में गैप्स का ध्यान रखने के क्रम में एरर एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। क्यों। क्योंकि एरर्स लर्नर्स के माइंड्स और लर्निंग स्टेज की विंडो होती है। तो यहाँ पर एरर्स आर ए विंडो इनटू द माइंड्स ऑफ द लर्नर्स एंड दियर स्टेज ऑफ लर्निंग राइट आंसर हो जाएगा। which one of the following is not true about an assessment। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। असेसमेंट छात्रों की प्रोग्रेस तथा परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का एक साधन है जो लर्निंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह केवल टीचर द्वारा नहीं किया जाता, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इट कैन ओनली बी डन बाय द टीचर, ये आपका सही नहीं है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नॉट ट्रू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए मेजर डोमेन ऑफ लर्निंग। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, लर्निंग के तीन मेजर डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। और सोशियो कल्चरल लर्निंग का डोमेन नहीं है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सोशियो कल्चरल, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव है, सोशियो कल्चरल नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, फॉर्मेटिव असेसमेंट एक प्रोसेस है जो स्टूडेंट्स की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग तथा स्किल को यूज करके उसकी लर्निंग को सुचारू रूप से चलाती है। ठीक है। सेशन के एंड में एक टर्म पेपर समेटिव असेसमेंट का उदाहरण है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ए टर्म पेपर एट द एंड ऑफ द सेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। रीडिंग और राइटिंग PSB और 6S9 इज ए कॉमन एरर एमॉन्ग चिल्ड्रन विथ। इसे क्या कहा जाता है। P को B या 6 को 9 रीड या राइट करना
डिसलेक्सिया से ग्रस्त चिल्ड्रन के मध्य एक कॉमन समस्या है। तो डिसलेक्सिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रॉब्लम लर्निंग प्रोसेस में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर 150 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग यदि यहाँ तक टेस्ट दिए हैं तो आप लोग बताइए 150 में आपका कितना स्कोर सही हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यह क्लास आपको अच्छा लगा है, थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में एक बार इसे शेयर ज़रूर कीजिए। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।